नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम योग और जीवन। दर्शकों, कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजें चाहिए होती है, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य। लेकिन दर्शकों, देखा जाए तो स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जिसके बिना हम ना तो ज़्यादा सुखी रह सकते हैं और ना ही समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का आधार है। और दर्शकों, स्वास्थ्य की बात हम करें तो आजकल सब लोग, हम सभी बहुत ही बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हड्डियों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही प्रोमिनेंट बन गई है आज के समय में। तो हड्डियों के बारे में हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। योग और जीवन कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं अस्थि विकार एवं योग के बारे में। अस्थि यानी हड्डी। और दर्शकों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं भूपेंद्र देव जी। भूपेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप केंद्रीय विद्यालय जतोग में योग शिक्षक हैं। और दर्शकों, जब हम योग के बारे में कार्यक्रम लेकर आते हैं तो हम आपको योगाभ्यास भी बताते हैं और साथ ही हम आपको योग करके भी दिखाते हैं ताकि आपको बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सके। दर्शकों, योगा दिखाने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पार्वती नेगी जी। पार्वती जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो दर्शकों, शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। और सबसे पहले तो भूपेंद्र जी से हम यही जानेंगे कि भूपेंद्र जी, योग के बारे में हम बहुत बात करते हैं हमारे कार्यक्रम में, लेकिन आप क्या समझते हैं योग से? आप योग को किस तरह से परिभाषित करते हैं? जी, मैं अगर अपने अनुभव के हिसाब से योग की परिभाषा करना चाहूँ, योग को परिभाषित करना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से या मेरे अनुभव के हिसाब से योग एक ऐसी विद्या है जो एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर देती है, एक व्यक्ति का चहुमुखी विकास कर देती है। चहुमुखी विकास का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि शारीरिक रूप से एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने का कार्य, मानसिक रूप से विकार रहित रखने का कार्य, सामाजिक रूप से उसको उन्नत करने का कार्य और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने का कार्य और भावात्मक रूप से अपने आप को संतुलित करने का कार्य अगर कोई विद्या कर रही है इस दुनिया में तो वो एकमात्र विद्या है, वो योग विद्या है। जी भूपेंद्र जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने परिभाषित किया है योग को। लेकिन हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो है अस्थि विकार एवं योग। तो ये अस्थि विकार क्या चीज है? देखिएगा, इसके लिए मैं आपको आयुर्वेद की तरफ ले जाना चाहूंगा। जी, महर्षि सुश्रुत ने एक श्लोक लिखा था। उन्होंने कहा था कि समदोषो समअग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यविद्यते। उन्होंने क्या कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित किया था उन्होंने कि समदोषो, जिस व्यक्ति के दोष संतुलित होते हैं, सम का मतलब होता है बैलेंस में होते हैं जी। और समदोषो समअग्निश्च, जिस व्यक्ति की अग्नियां 13 प्रकार की जो अग्नियां हमारे शरीर में रहती है वो संतुलित होती है। समदोषो समअग्निश्च समधातु, और 7 प्रकार की धातुएं होती हैं और वो धातुएं भी संतुलित होनी चाहिए। अब वो 7 प्रकार की धातुएं कौन कौन सी होती हैं मैं बताना चाहूंगा। पहली धातु होती है रस, दूसरी रस रक्त, तीसरी मांस, चौथी मेद, 5वीं अस्थि, 6ठी मज्जा और 7वीं शुक्र। इन 7 धातुओं में अगर हम देखें तो 5वीं जो धातु आती है हमारे, तो वो आती है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु का हमारे शरीर के अंदर संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। ये श्लोक कह रहा है, महर्षि सुश्रुत जी कह रहे हैं कि उसका संतुलित होना बहुत आवश्यक है। तो जब तक अस्थि धातु हमारे शरीर के अंदर संतुलित है तब तक स्वस्थ है, तब तक अस्थि विकार नहीं हो सकते। लेकिन जब वो अस्थि हमारे शरीर के अस्थि धातु हमारे शरीर में असंतुलित हो जाती है, उस दौरान अस्थि विकार आने शुरू हो जाते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन कारण क्या है इन अस्थि विकारों के? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अस्थि विकार के जो कारण है इसमें 3 मेजर फैक्टर देखे गए हैं। पहला तो टूट फूट जैसे हो जाती है, कोई गिर गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां पे टूट फूट हो गया, तो टूट फूट होने से अस्थि मुड़ जाती है या टूट जाती है, इस तरह से इसे देखने को मिलता है। तो ये तो टूट फूट वाला जो कंसेप्ट है इसे तो एक अस्थि विशेषज्ञ देख सकता है। इस दौरान तो हमें तुरंत अस्थि विशेषज्ञ के पास ही चले जाना चाहिए।
और दूसरा जो इसका कारण है वो ये है कि हमारे शरीर में कुछ एक चीज़ों की कमी हो जाती है, जिस कमी के कारण जो है अस्थि विकार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, या इस तरह के से जो शरीर में उतार चढ़ाव जो रहता है, तो उस वजह से भी अस्थि विकार देखने को मिलते हैं जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि वर्तमान समय में अस्थि विकार के जो कारण देखने को सामने आए हैं वो ये भी है कि बहुत सारे लोग जब गलत तरीके से उठते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से कार्य करते हैं। ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपको। गलत तरीके का मतलब क्या है मेरा, कि गलत पोस्चर के हिसाब से अपने जो कार्य करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो वो जब निरंतर चलता रहेगा, जब एक लंबे समय तक हम गलत तरीके से ही वो चीज कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वो अस्थि विकार के रूप में आना शुरू हो जाता है। जी दर्शकों, भूपेंद्र जी ने हमें 3 कारण बताए हैं अस्थि विकार के। पहला है कि हमारा कभी फ्रैक्चर हो जाए, कभी हड्डी टूट जाए, दूसरा हमारा खान पान, और तीसरा जो पहलू इन्होंने बताया है वो ये है कि हमारे आजकल की दिनचर्या के हिसाब से हम किस तरह से उठते, बैठते, सोते, जागते हैं। तो इन पहलुओं के बारे में भी हम गहनता से जानेंगे। लेकिन भूपेंद्र जी, आप ये बताइए कि योग इन अस्थि विकारों से निपटने में किस तरह से कारगर सिद्ध होगा? जी, योग एक ऐसी विद्या है जो हमारे शरीर को संतुलित करने का कार्य करती है। जी। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा भगवत गीता की तरफ। भगवत गीता में एक श्लोक लिखा गया है, क्या कहा गया कि योगस्थ कुरु कर्माणि संतयक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ पर योग को जो परिभाषित किया गया, समत्वम, हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से समस्थिति में जब हम चले जाते हैं तो उसे योग कहा गया है। तो यहां पर ये जो सम वाली स्थिति है, इसी स्थिति को हमें वहां पर भी लाना होगा, संतुलित वाली स्थिति है, तभी जो है हम अपने आप को स्वस्थ और कारगर कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। जी। तो भूपेंद्र जी, अपना कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है वो किस तरह से हमारी अस्थियों में विकार उत्पन्न कर रही है। पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारे बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या गलतियां हम कर रहे हैं? जी, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका। अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलत तरीके से बैठते हैं जी, जिसके कारण जब वो निरंतर उसी स्थिति में रहते हैं काफी लंबे समय तक, तो धीरे धीरे अस्थि विकार आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के उदाहरण के तौर पर आपको इसको बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में पढ़ाई का जो प्रेशर है बच्चों पर बहुत ज्यादा है। तो मेनली लगभग बच्चे 6 से 8 घंटे रोज पढ़ते हैं। तो पढ़ते वक्त जो उनका पोस्चर होता है वो ये कुछ इस तरह से होता है, उनकी जो बैक होती है वो काफी झुकी हुई होती है, बिल्कुल, और जो गर्दन वाला भाग है वो भी काफी नीचे की तरफ रहता है। मैं चाहता हूं कि पार्वती नेगी जी इसको बताएं। झुका हुआ होता है और उनकी नजर बिल्कुल अपनी जो है किताब पर रहती है। अब आप देखिएगा, ये देखिएगा बॉडी पोस्चर में क्या देख रहे हैं हम कि उनकी जो बैक है, बैक की जो प्राकृतिक स्थिति है वो बिगड़ गई, उसमें बहुत ज्यादा कूब आ गया, गर्दन बहुत ज्यादा नीचे की तरफ झुक रही है। जब इसी स्थिति में जब हम बहुत लंबे समय तक बैठेंगे तो होगा क्या, आने वाले कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद सर्वाइकल की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, कमर दर्द की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है, नी पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, नी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से जो अस्थि विकार जितने कर भी है वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। जी, ये आपने बैठने की बात हमें बताई है। दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, पार्वती नेगी जी हमारे डेमोन्स्ट्रेटर वो भी साथ में बताती जा रही हैं। अब आप हमें बताइए कि हमारे सोने का तरीका कितना गलत है और कितना सही है? जी, ये खासतौर पर हमने यहाँ पे हिमाचल में ये चीज देखी है कि हिमाचल में बहुत ज्यादा ठंड होती है। इस ठंड के कारण होता क्या है कि ठंड से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, रजाई के अंदर सो जाते हैं और अपने घुटनों को अपनी छाती के पास ले आते हैं और जो हमारे शोल्डर वाला भाग है उसको नीचे की तरफ झुका देते हैं ताकि हम ठंड की अनुभूति ना हो। तो ये जो हमने पोस्चर बनाया सोने का, ये सबसे ज्यादा गलत पोस्चर है, क्योंकि इससे हमारे बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, सर्वाइकल होना शुरू हो जाएगा, हमारे डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी। और इसके साथ साथ कब्ज
कब्ज की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी और नी प्रॉब्लम होगी, इस तरह से ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश ये करे कि इस तरह से सोना हमारे लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए ठंड से बचने के लिए इस चीज को नकार दीजिए। एक सही पोस्चर बनाए जब हमारे पूरे के पूरा बॉडी रिलैक्स स्थिति में हो, विश्राम की स्थिति में हो। सोने का मतलब होता है आराम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। तो ऐसा पोस्चर बनाए जिसमें हम पूरी तरह से विश्रामात्मक स्थिति में रहें। जी, तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने थोड़े से समय के कंफर्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से नहीं ढालना है, हमें कुछ अच्छे प्रयास करने हैं। आपने एक और पहलू बताया है, हमें चलने का पहलू। हम चलते भी गलत तरीके से हैं भूपेंद्र जी? जी, मैंने देखा है। मेरा योग में 15 साल का अनुभव है। 15 साल के अनुभव मैंने बहुत लोगों को इसमें टोका भी और उनको बताया भी कि सही तरीका क्या है। मैं बताना चाहूंगा, बहुत लोग चलते कैसे हैं। बहुत लोग चलते वक्त एक तो उनके पंजे बाहर की तरफ रहते हैं जब वो चलते हैं। पार्वती नेगी जी, आप जरा बताएंगे। उनके पंजे बाहर की तरफ होते हैं और वो चलते हैं। दूसरा एक और चीज मैंने देखी ये कि जब वो चलते हैं तो उनकी जो शोल्डर वाला पॉइंट होता है, बैक वाला पॉइंट होता है, वो काफी झुका हुआ होता है। तो और इस हिसाब से वो अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी अस्थियों पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और वो जो दबाव निरंतर जब बारंबार पड़ता रहेगा तो धीरे धीरे अस्थि विकार रूप में शुरू हो जाएगी। और बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा, बहुत लोगों के जो पंजे होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, चलते वक्त आगे की तरफ करते हैं, अंदर की तरफ। जब वो अंदर की तरफ करके चलते हैं तो ये स्थिति भी गलत है। ये भी धीरे धीरे अस्थि विकार का रूप धारण कर लेगी। सही स्थिति क्या है, हमारे पंजे बिल्कुल सामने हो, पीठ हमारी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, फिर जाकर के हम चले। ये सही पोस्चर है चलने का। तो दर्शकों, सुन रहे हो ना आप कि हमें अपने चलने का तरीका भी सुधारना है। भूपेंद्र जी, ये तो ठीक है कि हमने बात की सोने की, चलने की और बैठने की। आपने उठने का पहलू भी बताया है, तो हम क्या उठते भी गलत तरीके से हैं? जी, ये भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज का समय क्या हो गया है कि लोगों ने जमीन पर बैठना ही लगभग छोड़ दिया है। जमीन के साथ जमीन के साथ जो उनका संपर्क है वो टूट जैसा गया है। मैं अक्सर देखता हूं कि मैं बहुत नॉर्मल लोगों के बीच में कई बार योग के काम से जाता हूं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, योगाभ्यास करने के लिए चेयर मांगते हैं कि हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी में बैठ करके योगाभ्यास करेंगे। कुर्सी में बैठ करके योगाभ्यास नहीं होगा, हमें जमीन के साथ जुड़ना होगा, जमीन में बैठ करके इसका अभ्यास करना होगा। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अपने घुटनों को उस लेवल पे कभी ले ही नहीं गए कि हम जमीन पर बैठ जाएं। अब जब उम्र के पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं तो उनको बैठने में दिक्कत हो रही है, उनके घुटने वहां से नीचे झुक ही नहीं रहे हैं। तो अगर हमने गलती से उनको बैठा भी दिया तो बिठाने के बाद जब वो उठते हैं तो उठते वक्त उनके बैक में काफी ज्यादा कर्व हो जाता है और नीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं वो, और फिर जाकर के उठने का प्रयास करते हैं। और जब वो उठते हैं तो वो झटका देते हैं। ये मैंने खुद देखा है, जब वो झटका देते हैं, झटका देने के से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। 100% आनी शुरू हो जाएगी। नी पे प्रेशर जा रहा है उनका, तो नी पे प्रेशर जा रहा, नी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ऊपर से जब हम जमीन पर बैठेंगे नहीं तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो वेट बढ़ने से क्या होगा, हमारी अस्थियों पर भी उसका प्रेशर पड़ेगा, हमारी अस्थि जॉइंट्स पर भी उसका प्रेशर पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपनी अस्थियों को खोखला एवं कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, दर्शकों, आप सुन भी रहे हैं और पार्वती जी दिखा भी रही हैं कि हम कैसे अपने दिनचर्या में छोटी मोटी गलतियों को करके अपने बड़े बड़े प्रयास कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ी बड़ी चीजों को होने से रोक सकते हैं। जी, भूपेंद्र जी, आपने हमें बहुत ही गहनता से ये चीज तो बताई है कि क्या क्या गलतियां हो रही है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं इन गलतियों को सुधारने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या हो सकता है? अस्थि विकारों से बचने के लिए या अस्थि विकारों को दूर करने के लिए योग अभ्यास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा है। पर बशर्त ये है कि हमारे दर्शकों गणों को प्रॉमिस करना होगा कि वो रोज इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जी, तो आप कुछ बताने वाले हैं? जी, बिल्कुल। हमारे शरीर में जो अस्थियां होती है, अस्थियां एक दूसरे के साथ जब जुड़ती है तो वहां पे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के कारण आपस में जुड़ी रहती है। तो इन जॉइंट्स के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अर्थराइटिस, मेनली जो गठिया रोग होता है वो जॉइंट्स से हमारे रहता है, और मेरे ख्याल से बहुत लोग इस गठिया रोग से जूझ रहे हैं। तो इसका समाधान के लिए हमें क्या करना है, गठिया रोग आए ना, अगर आ गया है तो उसको कैसे दूर करें, इन दोनों चीजों के लिए
यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। जी। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से इस चीज से बचा जा सकता है और इस चीज से दूर जो है अपने आप को रखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों टांगों को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम अपने पैर के जो पंजे हैं, पैर के पंजों की जो है हमारे, उनको अंदर की तरफ लाने का प्रयास करेंगे और फिर उनको बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर अंदर लाएंगे, फिर बाहर लाएंगे। इसको निरंतर करना है 15 से 20 बार। जी। ये वाला अभ्यास 15 से 20 बार लगातार दोहराएंगे। और इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, हम अपने पैर के पंजे को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जी। ये भी कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करें और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले एक तरफ घुमाएंगे फिर दूसरी तरफ घुमाएंगे। जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पैर के पंजे हैं उनको एक एक करके आगे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। पहला दाहिना पंजा, फिर बायां पंजा, फिर दाहिना पंजा, फिर बायां पंजा। इसको भी कम से कम 20 बार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत है, उस बड़ी दिक्कत से हमारे को बचना है या उस बड़ी दिक्कत को हमें दूर करना है, तो अभ्यास थोड़ा सा हमें लगातार करना पड़ेगा। तो ये चीजें होगी। उसके बाद थोड़ा सा नी जो जॉइंट्स हैं हमारे, उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है, ताकि नी जो हमारे घुटने हमारे हाँ वो स्वस्थ रहें। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों टांगों को नी से बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद फिर अपने दोनों टांगों को सीधा करने का प्रयास करेंगे, फिर घुटने से बेंड करेंगे, फिर सीधा करने का प्रयास करेंगे। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स या हमारे दर्शकगणों को बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो निरंतर इसका अभ्यास इसी तरह से करेंगे। ये भी 15 से 20 बार इसे दोहराने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारे जो जॉइंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे हाथों की जो फिंगर्स हैं। हाथों की फिंगर्स के लिए क्या रहेगा, दोनों बाजुओं को सामने की तरफ फैला देंगे। फैलाने के बाद हम अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको बाहर की तरफ पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर उन्हें आपस में जोड़ देंगे, फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। ये भी 15 से 20 बार दोहराएंगे इन्हें। जी। इसके बाद अगला अभ्यास ये कंटिन्यू करने हैं जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। उसके बाद अपनी कलाई के लिए अपनी कलाई को रोटेट करने का प्रयास करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को। पहले 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ। जी। उसके बाद अगला जो जॉइंट आ गया हमारा, वो आ गया हमारा कोहनी का, एल्बो का। तो एल्बो के लिए क्या करेंगे, दोनों बाजुओं को सामने की तरफ फैलाएंगे और फिर उन्हें जो है बेंड करेंगे, कुछ इस तरह से बेंड करेंगे ताकि हमारे जो हाथ हैं हमारे कंधों के पास आ जाएं। इसी तरह से फिर सामने फैला देंगे बाजुओं को, फिर कंधों के पास लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पूरी मूवमेंट हमारे जॉइंट्स के लिए हो रही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आवश्यक है, वो है हमारा शोल्डर रोटेशन। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों बाजुओं को कंधों के दाहिनी बाईं तरफ फैला देंगे। फैलाने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास लाएंगे और उसके बाद रोटेट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये लगभग 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करने का इसका प्रयास करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से 5 बार 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। उसके बाद नेक वाला हो गया, हमारी गर्दन वाला। तो गर्दन के लिए नेक रोटेशन होगा 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना अगर कर दे हम लोग सुबह दिन, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे, हम गठिया रोग से बच सकते हैं। अगर आ गया तो वो दूर चला जाएगा। जी। और भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि ये सूक्ष्म व्यायाम है, हमारे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हल्के फुल्के हैं, कोई भी कहीं भी बैठ के कर सकता है जी जी जी। तो अब भूपेंद्र जी, क्योंकि हमने सूक्ष्म व्यायाम की बात कर ली है, ये एक तरह से हमारे वार्म अप एक्सरसाइजेस होती है जो हम किसी भी आसन को करने से पहले करना शुरू करेंगे। जी। अब आप हमें कुछ एक ऐसे आसन भी बता दीजिए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूती दे सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए 5 से 7 आसन ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से हड्डियों के लिए काम करते हैं। इसमें सबसे पहला आसन है जठर परिवर्तन आसन। इसमें क्या करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों टांगों को घुटनों से बेंड करेंगे। जी। दोनों बाजुओं को कंधों के दाहिनी बाईं तरफ फैला दीजिए। अब यहाँ पर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों टांगों को घुटनों से दाहिनी तरफ ले जाएंगे। जी। और अपने फेस को बाईं तरफ ले जाएंगे और बाजुओं को खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। जठर परिवर्तन आसन। जी। इससे क्या होगा, हमारे बैक को मजबूती मिलेगी, हमारे जो हिप्स जॉइंट्स हैं, हमारे शोल्डर जॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। जी। और इसके साथ साथ अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है उसके लिए लाभदायक होगा ये। और बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैक में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, उसके लिए लाभदायक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगा, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा, गैस्ट्रिक को दूर करेगा, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के लिए ठीक रहेगा। और साथ ही साथ हमारे हृदय
की मालिश करेगा, हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि भी करेगा। इतने सारे फायदे। जी जी, तो आप हमारे दर्शकों को आपने एक आसन बताया है, अब हम दूसरे आसन की तरफ चलते हैं। कौन सा बताना जी चाहते हैं आप? इसके बाद आ जाएंगे हम पेट के बल। जी, पेट के बल आने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, वो है सुप्त मकरासन। जी, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपनी चिन के पास ले आएंगे और उसके बाद दोनों टांगों को नी से बेंड करते हुए अपने दोनों एड़ियों को अपने नितंबों के पास लाने का प्रयास करेंगे। जी, फिर दोनों टांगों को वापस रिलैक्स की स्थिति में ले आएंगे। फिर वापस जो है इनको नितंबों के पास अपनी एड़ियों को लाने का प्रयास करेंगे। इसको 20 से 25 बार दोहराएंगे। इससे होगा क्या, इससे एक तो हमारे जो घुटने हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे बैक की बहुत अच्छी तरह से मालिश कर रहा है ये अभ्यास, बहुत ही अच्छी तरह से मालिश कर रहा है। पार्वती जी बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं हमें। जी जी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हमारा सर्वाइकल वाला एरिया है, वहाँ पे जो जॉइंट्स है, वहाँ की जो हड्डियाँ हैं, उनको बहुत आराम मिल रहा है और बहुत रिलैक्स की स्थिति में हमें रख रहे हैं। तो अगर हम सुप्त मकरासन की बात करें तो ये हमारे जो बॉडी का पोस्चर है उसको सही तरीके में, सही स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ऐसा प्रयास था हमारे अस्थियों के लिए लाभदायक है। जी, ये भी फिर से एक बहुत ही लाभकारी आसन आपने बताया है। हमारे दर्शक जो हैं तीसरा अभ्यास भी देखना चाहते हैं कि तीसरा ऐसा कौन सा अभ्यास है जो हम कर सकते हैं अपने हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए। जी, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट अभ्यास है, ये है तिर्यक भुजंगासन का। तिर्यक भुजंगासन। जी, तिर्यक भुजंगासन। इसमें दोनों हाथों को हम अपनी छाती के पास लाएंगे। जी, सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना उठा सकते हैं। जी, फाइनल स्थिति में सांसों की गति सामान्य रहेगी। जी। अब हमें यहाँ से पहले दाहिनी तरफ देखने का प्रयास करेंगे और फिर बाईं तरफ देखने का प्रयास करेंगे। जी। अब ये दाहिनी और बाईं तरफ देखने का प्रयास इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो मनके हैं उनकी पूरी तरह से अच्छे से मालिश हो जाए। और जितनी अच्छे से उनकी मालिश होगी उतना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी उसमें स्ट्रेंथ आएगी और उतना वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो और ये जकड़न जो रहती है वो भी कम हो जाएगी। मेनली बहुत सुबह सुबह जो देखने को मिलती है अक्सर, जी, उसको दूर करने में सहायक होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं इसके अन्य भी फायदे हैं। अन्य फायदों में हमारे हृदय और हमारे फेफड़ों के लिए तो है ही है, और अस्थमा की प्रॉब्लम आज के समय में बहुत देखने को मिलती है, या सांसों का चढ़ना वगैरह ये चीजें देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी लाभदायक है। तो और मोटापा बहुत बड़ी दिक्कत, वर्तमान समय की बहुत बड़ी दिक्कत है, मोटापे को दूर करने के लिए भी सहायक है। जी जी। तो भूपेंद्र जी, आपने हमें 3 अभ्यास ऐसे बताए हैं जो कि बहुत ही लाभकारी हैं और हमें जरूर करने चाहिए। जी। क्या बैठकर करने वाले कोई आसन है जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल है। और वो जो अभ्यास है वो आवश्यक है और साधारण भी है। कोई भी व्यक्ति, ये जो आसन हम बता रहे हैं ये साधारण है, कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है। व्याघ्रासन है। व्याघ्रासन में क्या करेंगे, हम घुटनों के बल आ जाएंगे। घुटनों के बल आने के बाद दोनों हाथों को नीचे जमीन पर रखेंगे। अब देखिएगा ये आसन कितना एकाग्र भरा है, कितना अच्छा है ये, और कितने आसानी से सारे व्यक्ति इसको कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और जो पीठ का सेंटर वाला भाग है उसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप देखिएगा जैसे पार्वती जी कर रहे हैं। बिल्कुल ये, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की तरफ लाएंगे और बैक को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। जी। और इस अभ्यास को निरंतर बारंबार कीजिए, बारंबार इसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। लगभग 15 से 20 बार इसे दोहराएंगे। ये भी हमारे जॉइंट्स की मालिश करता है, हमारी हड्डियों को पोषण देता है। ये वाला अभ्यास लाभकारी अभ्यास है हमारी अस्थियों के लिए। जी, बहुत ही आसान और कोई भी कर सकता है ऐसा अभ्यास लगता है ये। जी। दूसरा अभ्यास आप कौन सा बताएंगे? इसके बाद सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। जी। सुखासन की स्थिति में बैठने के बाद दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, उनको आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद उन्हें सिर के ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, पूरा जितना खींच सकते हैं। और धीरे धीरे अपनी नजर को दोनों हाथों के बीच में ले जाने का प्रयास कीजिएगा। जी। अब यहाँ पर लगभग 10 से 15 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे। हमारे पास समय कम है तो हम ये तीनों अभ्यास जल्दी जल्दी में बताने का प्रयास करेंगे। अब यहीं से हम क्या करेंगे, राइट साइड अपने आप को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। इसी स्थिति में राइट साइड ट्विस्ट होंगे। जी।
और यहाँ पे भी 10 से 15 सेकंड रुकेंगे और यहीं से फिर लेफ्ट साइड ट्विस्ट होंगे इसी स्थिति में। यहाँ पे भी 10-15 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और इसके बाद अगला पड़ाव है, ये तीनों के तीनों अभ्यास इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं नी के पास ले जाएंगे, दूसरे हाथ को पीठ के पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। अपनी कमर एवं गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, दाहिनी साइड और फिर बाईं साइड दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। और प्रत्येक आसन या प्रत्येक पोस्चर में आपको 10 से 15 सेकंड कम से कम रुकना है। 10 से 15 सेकंड कम से कम रुकना है। जी जी। तो फिर से हमारा जो दूसरा बैठकर करने वाला आसन था ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा अभ्यास आप तुरंत हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि तीसरा कौन सा अभ्यास है जो हमारे दर्शक बैठकर कर सकते हैं। जी, इसके बाद अगर बहुत ज्यादा छोड़ दीजिए, यहाँ पर वज्रासन में बैठने का प्रयास कीजिए। वज्रासन एक ऐसा है जो हमारे संपूर्ण शरीर को संतुलित करने का कार्य कर रहा है। प्रत्येक सिस्टम्स को, हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, जितनी भी प्रणालियां हैं, उनको संतुलित करने का कार्य करता है वज्रासन। वज्रासन उसके बाद जरूर करें, थोड़ी देर के लिए ध्यान और प्राणायाम जरूर करें। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी और अभ्यास आपने हमें बताए हैं। जी। आपने हमें 3 तरीके से अस्थि विकार के कारण बताए थे, 3 कारण बताए थे। पहला था कि फ्रैक्चर, जिसमें आपने कहा था कि ये कोई स्पेशलिस्ट होगा तो वो ही ठीक कर पाएगा। दूसरा आपने बताया था खान पान, जो कि हमारे ही हाथ में है। जी। तो आप हमें ये बताइए कि खान पान किस तरह से हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जी, देखिएगा, खान पान जो है उसी के हिसाब से हम अपनी अस्थियों को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। और उसे हमें बैलेंस में लेना बहुत आवश्यक है। तो आहार जो हमारी अस्थियों को स्वस्थ रखे, ऐसे आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अन्यथा क्या होगा, अस्थियां कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, कमजोर होने से वो विकार पैदा करना शुरू कर देगी। जी। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए 3 कंटेंट बहुत आवश्यक है, 3 घटक बहुत आवश्यक है। पहला है विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए। दूसरा है कैल्शियम। जी। और तीसरा है हमारा प्रोटीन। ये तीनों चीजें शरीर में बैलेंस स्थिति में होनी बहुत आवश्यक है। तो अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है वो है सूर्य की जो किरणें हैं। तो सुबह उठ करके 1 घंटा सूर्य की किरणों के सामने खड़े हो जाएं और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाएगी। और दूसरा है कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के लिए हमें आहार की जरूरत होगी, जिसमें दूध से बनी हुई जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें। मौसमी जो सब्जियां होती है, मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं, उनको जरूर शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स इसमें जरूर शामिल करें अपनी डाइट में। और दालें काफ़ी लें और आहार में इसको शामिल करें। और अपनी हमारा जो भोजन व्यवस्था है उसके अंतर्गत इसको जरूर शामिल करें, ताकि एक स्वस्थ अस्थियां हमारी रहें। जी जी जी, जी, जी। बाकी दूध से जुड़ी हुई आपने चीजें बताई हमें कि दूध से जुड़ी हुई हमें चीजें खानी चाहिए। मालिश का योगदान भी आप हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ, मालिश अस्थियों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। जी। रात को सोने से पहले एक बार हमारे जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स की एक बार मालिश जरूर कीजिए। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहूंगा। जब हम अपने जॉइंट्स के पास, अपने अस्थियों के पास मालिश करते हैं, मालिश करने से क्या होता है, वहां पे रक्त संचार बढ़ता है। जी। अब जब रक्त संचार बढ़ेगा, रक्त संचार से हमारी जो अस्थियां हैं वो तरोताजा हो जाएगी, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और वो अच्छी तरह से हेल्थी हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो कार्य रहेगा, हमारी जो दिनचर्या रहेगी वो अच्छी रहेगी और खुशहाल रहेगी। जी, बहुत ही सही बताया है आपने। इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारी दिनचर्या में हम ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं, कौन सा आहार हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं जो हमारी हड्डियों को कमजोर बना रहे हैं। आप फटाफट हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हिसाब से ये है, हमारी अस्थियों को कमजोर करने के लिए 3-4 चीजें ऐसी है जिनका रिजल्ट देखने को मिला है जो हमारी अस्थियों को कमजोर करता है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनकी अस्थियां कमजोर देखने को मिली है। और बहुत ज्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनकी भी जो है अस्थियां कमजोर देखने को मिलती है। सोडे का प्रयोग या कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग जो बहुत लोग करते हैं वो भी हमारे इसके लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं, जब डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो वो पानी की जगह वहां पे कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं जी। और ये किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। अच्छा। तो इस चीज को तो हटा ही देना चाहिए।
यहाँ से तो और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो कॉफी वगैरह है, कैफीन वगैरह है, कैफीन जिसमें ज्यादा होता जी, कैफीन जिसमें ज्यादा होती है वो जो है हड्डियों के लिए नुकसानदायक है। तो ये जो चारों की चारों चीजें मैंने बताई ये हमारे शरीर के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, चाहे हम हड्डियों की बात कर ले या पूरे स्वास्थ्य की बात करें। हाँ जी, इन चीजों को, इन चारों चीजों को अगर हम छोड़ ही दे अपने जीवन में, इसको ना ही डाले तो बहुत बेहतर है, हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जी दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में जो है अस्थि विकार एवं रोग, इसमें हमने बहुत अधिक मात्रा में जानकारी ली है भूपेंद्र जी से कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। दर्शकों, इन्होंने वादा भी लिया है हमसे, तो मैं अपनी तरफ से तो वादा करूंगी कि मैं रोज योगाभ्यास करूंगी और जो भी हो सके अपने हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए करूंगी, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, और पार्वती जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।